नालंदा अस्तित्व से अंत तक। नालंदा प्राचीन भारत का एक ऐसा गौरवशाली विश्वविद्यालय था जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं NV UK01। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नालंदा अस्तित्व से अंत तक। तो वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। नालंदा प्राचीन भारत का एक ऐसा गौरवशाली विश्वविद्यालय था जिसने पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया। यह दुनिया का पहला आवासीय विद्यालय था, यानी कि आवासीय का मतलब है रहने योग्य विद्यालय, जस्ट लाइक हॉस्टल्स, जहां 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक, यानी कि स्टूडेंट टीचर रेशियो आप देखिए कि 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक, यानी कि प्रत्येक 5 विद्यार्थियों पे 5 स्टूडेंट्स पे एक टीचर्स नालंदा में थे, साथ रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। अब बात करते हैं स्थापना और प्रारंभिक काल की, यानी कि अस्तित्व में जो है कि नालंदा कब आया। तो नालंदा के अस्तित्व की बात करें तो नालंदा महाविहार की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। किन्होंने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। इन्होंने शंकरादित्य की उपाधि धारण की थी। किनकी? शंकरादित्य की उपाधि धारण की थी। यह आधुनिक बिहार के पटना से लगभग 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। नालंदा महाविद्यालय या विश्वविद्यालय। नालंदा शब्द का अर्थ है ज्ञान का अटूट प्रवाह जिसका कोई अंत ना हो। अब बात करते हैं संरक्षण की। गुप्त शासकों के बाद सम्राट हर्षवर्धन और बाद में पाल शासकों ने भी इस विश्वविद्यालय को संरक्षण और दान प्रदान किया, जिससे इसका विकास होता रहा। नालंदा सिर्फ बौद्ध धर्म का ही नहीं बल्कि विभिन्न विषयों का एक महान केंद्र था। इसकी भव्यता का अंदाजा यहाँ के विशाल परिसर, छात्रावासों और विश्व प्रसिद्ध पुस्तकों से लगाया जा सकता है। शिक्षण पद्धति यहाँ प्रवेश के लिए कठोर परीक्षा होती थी, जिसमें केवल योग्य छात्र ही सफल हो पाते थे। यानी कि जैसे आज के IAS के एग्जाम्स होते हैं, PCS के एग्जाम्स होते हैं, उस टाइप से यहाँ प्रवेश के लिए जो है कि परीक्षाएं आयोजित कराई जाती थी, जिनमें उत्तीर्ण होने पर ही आप नालंदा विश्वविद्यालय में जो है कि दाखिला ले सकते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में आपको दाखिला तभी मिल पाता था। उसके बाद बात करेंगे, पूरी तरह से निशुल्क थी, यानी कि यहाँ शिक्षण व्यवस्था पूरी तरीके से निशुल्क थी और पढ़ाए जाने वाले विषय कुछ इस प्रकार से थे, जैसे बौद्ध दर्शन, हीनयान और महायान दोनों की शाखाओं के भी सिद्धांत, अन्य विषय साहित्य, तर्कशास्त्र, हेतु विषय, व्याकरण, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा विज्ञान, युद्ध कला, अर्थशास्त्र और धार्मिक पुस्तकें भी यहाँ मौजूद थी। नालंदा का पुस्तकालय दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक था। इसे धर्मगंज कहा जाता था। इस पुस्तकालय को क्या कहा जाता था? धर्मगंज कहा जाता था। यह 9 मंजिला इमारत थी जिसमें 3 भाग थे, रत्नोदय यानी कि रत्नों का सागर और रत्नगंज। इसमें 90 लाख से अधिक पुस्तकें, पांडुलिपियां और किताबें थी जो विभिन्न विषयों और धर्मों से संबंधित थी। प्रसिद्ध विद्वान और छात्र हेनसांग 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री, इन्होंने यहाँ 5 साल तक अध्ययन किया और अपने छात्रावृत्तांत में नालंदा की विस्तृत जानकारी दी। इत्स्यांग एक अन्य चीनी भिक्षु जिन्होंने 7वीं सदी में
यहाँ एक दौरा किया। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, नागार्जुन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, ये कुछ प्रसिद्ध और विद्वान शिक्षक रहे हैं। पतन और अंत। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट पतन और अंत की। नालंदा विश्वविद्यालय पर समय समय पर कई आक्रमण हुए, लेकिन सबसे विनाशकारी और अंतिम आक्रमण ने इसका पूरी तरह से अंत कर दिया। हणों का आक्रमण। पहला है हणों का आक्रमण। 5वीं शताब्दी के अंत में हणों ने विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया, लेकिन गुप्त शासकों ने इसे फिर से बनवाया, यानी कि दोबारा से पहले जैसा कर दिया। उसके बाद है गौंड राजाओं का आक्रमण। 7वीं शताब्दी के आसपास गौंड राजाओं ने भी हमला किया, लेकिन हर्षवर्धन के संरक्षण में इसे फिर से बहाल कर दिया, यानी कि पहले जैसा संरक्षित कर दिया। उसके बाद बख्तियार खिलजी का आक्रमण। यह आक्रमण अंतिम और निर्णायक रहा, जिसने पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को झंझोड़ कर रख दिया, दशा बदल कर रख दी। वर्ष 1993 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण किया। कारण, इतिहासकारों के अनुसार खिलजी ने अपनी बीमारी का इलाज नालंदा के एक वैद्य से करवाया था। जब वह ठीक हो गया तो उसे लगा कि भारतीय विद्वान, यानी कि जो भारत में जो विद्वान हैं वो मुस्लिम वैद्य या विद्वानों से अधिक ज्ञानी हैं, उनके पास अधिक ज्ञान है कंपेयर टू मुस्लिम विद्वान या मुस्लिम डॉक्टर्स। उस समय कहें तो उस समय वैद्य हुआ करते थे, तो मुस्लिम विद्वानों के मुकाबले जो है कि हिंदू विद्वानों में अधिक ज्ञान है, उनके पास अधिक जो है कि विद्या है। इसके कारण ईर्ष्यावश उन्होंने नालंदा को नष्ट करने का फैसला किया। खिलजी की सेना ने विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया। कहा जाता है कि नालंदा का विनाश और विशाल पुस्तकालय 3 महीने तक धू धू कर जलता रहा, यानी कि जो 3 मंजिला इमारत में पुस्तकालय था वो 3 महीने तक जो है कि धू धू कर जलता रहा। इतना विशाल जो है कि नालंदा विश्वविद्यालय था। इस आक्रमण में हजारों बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों को मार दिया गया और ज्ञान का एक विशाल भंडार हमेशा के लिए नष्ट हो गया। इस घटना ने भारत में बौद्ध धर्म के पतन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि इस आक्रमण के कारण बौद्ध धर्म का पतन जो है कि भारत से हुआ। नालंदा का अंत सिर्फ एक इमारत का अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी सभ्यता का और एक ज्ञान परंपरा का अंत था, जिससे सदियों तक जो है कि दुनिया को दिशा दिखाई थी। नालंदा एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसने सदियों तक दुनिया को दिशा दिखाई थी और एकमात्र एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसके कारण भारत को विश्व गुरु की उपाधि मिली। अभी तो भारत से ही नहीं, काफ़ी विदेशों से भी छात्र जो है कि नालंदा में शिक्षा ग्रहण करने हेतु आते थे। और आज अगर नालंदा होता तो भारत की छवि कुछ और होती और भारत सच में जो है कि विश्व गुरु होता। तो ये थे स्टूडेंट नालंदा के ऊपर वीडियो। तो कमेंट में आवश्यक रूप से बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए वो भी कमेंट में आवश्यक रूप से बताइएगा। कहानी के रूप में मैंने आपको संक्षेप में समझाने का प्रयत्न किया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।